नमस्कार साथियों, तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है हमारा 47वां एपिसोड और हम 50 एपिसोड के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। बहुत सारे विषयों पर चर्चा कर चुके हैं और बहुत सारे तरीके, बहुत सारी डिसऑर्डर्स को आपको समझा भी चुके हैं और उनसे कैसे आप बाहर निकल सकते हैं, कैसे आप अपनी एंग्जाइटी को, कैसे आप अपने डिप्रेशन को, बाकी सभी जितनी भी ऐसी चीज़ें जो कि आपके बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई है, उन सब से आप कैसे बाहर आ सकते हैं। इसमें हमने कई बार चर्चा करी है बच्चों की, बड़ों की, यंग एडल्ट्स की और ओल्डर पीपल की। साथ में हमने कई बार बहुत ऐसे कुछ विषय भी लिए हैं जो सिर्फ महिलाओं पर ही केंद्रित होते हैं या फिर बच्चियों पर सेंट्रलाइज हैं। तो इसी तरीके के बहुत सारे ऐसे विषयों का चुनाव हम इसी आधार पर करते हैं। उसमें से जो आपके हमारे पास समस्या और मैसेजेस आते हैं उनके आधार पर, या कुछ ऐसी कहानियाँ जो हमारे इस एपिसोड के साथ कनेक्ट होती हैं और जुड़ती चली जाती हैं। तो देखती हूँ मैं हर बार कौन सी ऐसी कहानियां हैं जिनको हम आप तक पहुंचा सकते हैं। तो आज का हमारा विषय में बहुत सारी कहानियां ऐसी जुड़ गई हैं। मौसम तो एग्जाम्स का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो हमारा टॉपिक है ये एक ऐसा है जो कि सिर्फ एग्जाम या एग्जाम के टाइम पर ही ज़्यादा वर्क नहीं करता, और अगर इसकी तैयारी थोड़ा समय पहले से कर ली जाए तो जो एग्जामिनेशन के टाइम पर बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं तो हम उससे पहले ही अलर्ट हो सकते हैं, बच सकते हैं। और कई बार तो हम ऐसी जो दिक्कतें हैं वो ना आए, उन्हें कंप्लीटली एलिमिनेट कर देते हैं अपनी लाइफ से। तो ये विषय हमने जब चुना है तो इसका कारण ये है, जब कोई ऐसी बच्ची हमारे पास हमारी कहानी से जुड़ती है, कोई एक ऐसा बड़ा बच्चा हमारी कहानी से जुड़ता है, या कोई भी एक ऐसा शख्स, चाहे वो एडल्ट हो या यंग एडल्ट, वो भी अगर किसी लेवल पे अपने एग्जामिनेशंस को देने जा रहा है, तो हमने अलग अलग स्तरों पर देखा कि चाहे वो 7 साल की, 10 साल की, 14 की, 18 की, 22 की, 30 की, 35 की या 40 वर्ष का भी एक कोई एडल्ट जब कभी भी कुछ ऐसी अपनी परीक्षाओं का सामना करने जा रहा है तो वहां पर उसको फियर, एंजाइटी और स्ट्रेस हो ही रहा है, और जिसकी वजह से कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग पैनिक अटैक्स और पैनिक कंडीशन में अपने आप को घिरा पाते हैं। और उसके बाद हमारे जो एक व्यक्ति को जिसको समस्या हो रही होती है, उसको हमेशा ये रियलाइज हो जाता है कि उसको डर लगता है और वो अपने आप को इसी तरीके से एज्यूम करने लगता है या विजुलाइज करने लगता है कि वो शायद उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, या उसका ही ना कहीं तो उसकी पर्सनालिटी में कोई एक ऐसी चीज़ों की कमी है जिसकी वजह से उसको फियर या एंग्जाइटी होती है। तो एंग्जाइटी और फियर का होना कई बार बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जिस चीज़ की चर्चा करेंगे और जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है एग्जाम फियर एंड एंग्जाइटी, हाउ टू डील इट। तो जब हम एग्जाम्स की ही बात करेंगे तो एग्जाम्स तो उस हर बच्चे का है जो स्कूल में चला गया, नर्सरी में चला गया और उसके बाद वो अपने जॉब में भी आ जाता है, प्रमोशन के लिए उसको डिफरेंट फेजेस में बहुत सारे एग्जाम्स में लाइफ के अपीयर होना पड़ता है। चाहे वो इंटरव्यू हो, रिटन हो या किसी और तरीके का फिजिकल एग्जामिनेशन हो, डर बहुत सारे लोगों को लगता ही है। और अगर हम अपनी या आपकी बात करें तो हम भी देखेंगे कि एग्ज़ाम्स का एक जो फियर है या एग्ज़ाम के बारे में नाम सुनना या एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ये कहाँ से शुरू हुआ। पहले हम इसको डील करने से पहले ये स्टार्ट कर दें, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं और आप कुछ ऐसा कम्युनिकेशन कर रहे हैं जिससे कि डर लगना लाजमी हो जा रहा है और हमें ऐसा फील हो रहा है कि डर लगना ही चाहिए। अगर डर नहीं लग रहा तो इसका मतलब कि बच्चे की प्रिपरेशन या किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वो अपने फोकस्ड नहीं है, या वो अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान तभी दे पाएगा जब उसे थोड़ा सा डर लगेगा। तो ये जो डर है ये कई बार एक बड़ा रूप ले लेता है, एक समस्या का रूप ले लेता है। तो कितना डराना है, कितना, या ये डर ही होना गलत है, अवेयर होना ज़रूरी है, अलर्ट होना ज़रूरी है। तो आइए आज हम इसको भी समझ लें, कैसे डर का की स्टार्टिंग हो जाती है और उसमें एक जो गार्जियन है, पेरेंट
पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किस तरीके का रोल प्ले करते हैं। और बहुत ही अनकॉन्शियसली, बहुत ही ईजिली स्टार्ट होता है, लेकिन उसका वो कई बार एक समस्या बन जाता है। और ये अक्सर स्टार्टिंग से ही, जब बच्चा नर्सरी में गया, उसके बाद वो थोड़ा सा अपने ग्रेड्स को अचीव कर रहा है या क्लासेस को चेंज कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो हम अक्सर घरों में चर्चा करते हैं, नहीं अभी तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि बच्चे की एग्ज़ाम है और ये तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब हो जाता है, हम किसी को बुलाएंगे नहीं, हम कोई जाएंगे नहीं। हमारे एक एनवायरनमेंट में आसपास इसकी फ्रिक्वेंटली चर्चा होने लगती है कि जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन, देखना एग्जाम में नंबर कम आए ना तो देखना। अच्छा, बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स पेरेंट्स या टीचर कि ठीक है आपको एग्जाम में होने वाले हैं तब देखते हैं, तो एक एग्जामिनेशन का फियर कि एग्जाम इज डिफरेंट। तो शायद इसीलिए हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप देखते हैं कि बहुत ही लीनियंसी बढ़ती जा रही है और बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिनको बहुत ही मेल डाउन करके और बहुत ईजी गोइंग उनको कर दिया गया है। उसका रीज़न यही है कि एग्ज़ाम सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ना पढ़ें, मार्क्स के लिए ना पढ़ें, एग्ज़ाम का अचीवमेंट ही आपकी सिर्फ मार्किंग ना हो जाए, आपकी पर्सनालिटी, आपके गट्स, आपकी कैपेबिलिटीज़ वो सिर्फ वो एग्ज़ाम के मार्क्स से ही निर्धारित करने वाले अभी तक का जो सिनेरियो था वहाँ तक बने। उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे कम्युनिकेशन में एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम, ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, बिफोर द एग्ज़ाम, और ये हम काम करेंगे बाद में, एग्ज़ाम के बाद करेंगे। आप अपनी डांस क्लास बंद कर दो क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं, ड्राइंग भी मत करो, इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, आपके एग्जाम आ रहे हैं। हम ताइक्वांडो मत जाओ, स्पोर्ट्स में मत जाओ, क्यों खेलने जा रहे हो, एग्जाम के बाद खेल लेना। तो व्हाट, बच्चे को स्टार्टिंग से लग रहा है ये एग्जाम क्या है। तो अगर देखना उसके इतने मार्क्स आए थे, वो देखो A+ लाता है, वो बच्चा हमेशा अपने आप पढ़ता है, कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। हम सब अपने घरों में अनकॉन्शियसली ऐसे कम्युनिकेशंस को का जिक्र करते हैं, जिसकी वजह से एक माहौल क्रिएट हो जाता है और उस माहौल में हमारे बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं जिसमें कि बच्चा एग्ज़ाम को लेकर एक कुछ अलग सा थॉट क्रिएट करने लग जाता है। वहाँ से अब स्टार्ट होता है कि उसका जो एक नॉन रिक्वायर्ड उसको जो चीज़ें हैं या वर्बल कम्युनिकेशंस हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, वो अननेसेसरी हम उसको प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं। एक रीज़न कम्युनिकेशन। तो सेकंड रीज़न ये भी है कि बच्चों का बिहेवियर सेल्फ के प्रति, अपने आसपास के एनवायरनमेंट, अपने जो उनकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कम्प्लीटली डिसमिस हैं, वो कम्प्लीटली मिस हैं। उनका जो मैसी बिहेवियर है, उनकी जो मैसी लाइफस्टाइल है टूवर्ड्स स्लीपिंग, टूवर्ड्स ईटिंग, ड्रिंकिंग, सारी चीज़ों को लेकर बच्चा पूरी तरीके से आजकल का मैसी हो चुका है और बहुत बिखरा हुआ, डिसऑर्गेनाइजिंग उसके फंक्शनिंग है, जिसकी वजह से भी बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। उसके लिए भी बहुत अर्लियर स्टेज में अगर हम एक स्केड्यूलिंग पर काम करें, कई बार पेरेंट्स तभी काम करते हैं जब बच्चा एग्जाम्स में स्कोर नहीं कर रहा होता या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही होती है जिससे कि वो बच्चा पर्सनालिटी वाइज या बिहेवियरल वाइज सोशली कुछ अलग सी दिक्कतें दिखाई दे रही होती हैं। लेकिन अगर बच्चा घर में देर से उठ रहा है, बच्चा घर में अपनी बुक्स को ठीक से नहीं रखता, बैग को मैसी रखता है, तो वहाँ पर कभी भी पेरेंट्स उसकी स्केड्यूलिंग को लेकर के, वो खाता क्या है, कभी भी उनका अप्रोच टुवर्ड्स द स्केड्यूलिंग कभी भी नहीं रहता। इन इंडियन सोसाइटी इसमें कुछ ही पेरेंट्स बहुत अवेयर दिखते हैं, अदरवाइज ये पार्ट कॉन्सेप्ट में नहीं है, जिसको कॉन्सेप्ट में अर्लियर स्टेज पर ही आ जाना चाहिए। जब बच्चा आपका 2.5 और 3 साल का है वहीं पर इसकी स्टार्टिंग हो जानी चाहिए। इसके साथ साथ अगर कम्युनिकेशन एक इम्पैक्ट छोड़ता है, बच्चे का अपना एक लाइफ स्टाइल जो मैसी है या डिसऑर्गेनाइज है वो इम्पैक्ट डालती है, उसी के साथ साथ एक और चीज़ भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है, जिससे डर तो है बच्चे के अंदर एग्जाम्स को लेकर, लेकिन वो अपने आसपास उसके सराउंडिंग में जितने भी ऐसे चीज़ें मौजूद हैं जो लग्जेरियस लाइफ है, लाइक टीवी या मोबाइल या सोशल मीडिया या उसका वीडियो गेमिंग, या उसके पास बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस अवेलेबल हैं जहाँ पर बच्चा बहुत मतलब उसके पास एक सफिशिएंट से भी ज़्यादा ऐसी मात्रा में मटेरियल और ऑब्जेक्ट्स उपलब्ध हैं जिनमें वो
बिजी अपने आप को रखता है और उसके बाद उसे पढ़ाई का समय नहीं मिलता या वो पढ़ाई ठीक से कंसंट्रेट होकर नहीं कर पाता। तो यहाँ पर उसके पास जो रिक्वायर्ड नहीं है, अगर उसके पास एक अच्छी स्टडी टेबल चाहिए वो उसकी रिक्वायरमेंट है। आज की डेट में अगर मोबाइल और लैपटॉप चाहिए तो वो उसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके साथ मॉनिटरिंग भी रिक्वायर्ड है। साथ में ये भी देखा गया है कि बच्चों के पास एक्सेस कंडीशन में उनके पास इतना, एक स्टूडेंट लाइफ को ऐसा माना गया था कि वो एक लाइफ तपस्या की तरह जी जाती है। एक स्टूडेंट बिल्कुल एक तपस्वी की तरह जब अपनी स्टूडेंट लाइफ को जीता है उसके बाद ही वो कुछ अचीव कर पाता है। हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो शुरू से ये कल्चर रहा था, जो महलों में भी लोग रहते थे वो भी शायद अपनी शिक्षा को लेने के लिए जंगल जाया करते थे। तो अब यहाँ पर आज की डेट में हम उन्हें जंगल नहीं भेज सकते, हम उन्हें वन में नहीं भेज सकते, या गुरुकुल सिस्टम खत्म हो चुका है। हमें एटलीस्ट लेस लग्जेरियस लाइफ में ये पेरेंट्स को पता होनी चाहिए कि जब तक आपका बच्चा स्कूलिंग में है एटलीस्ट उसे लेस लग्जेरियस लाइफ को आप प्रोवाइड करें। लेस लग्जरियस लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर में एसी नहीं लगवाएं। लेस लग्जरियस लाइफ का ये मीनिंग जरूर है कि आप अपने घर में नेटफ्लिक्स या अदर ऐसे प्लेटफॉर्म्स को प्रोवाइड ना करें। अगर उससे कम में भी आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो सकता है, अगर आप उससे कम में भी अपने आसपास न्यूज़ को सुन सकते हैं, तो आप थोड़े टाइम उसी के अंतर्गत रहते हुए अपनी जीवन को भी उसी में ढालने की कोशिश करें। इसी के साथ साथ ये जो 3 फैक्टर हैं ये बच्चों को डिस्टर्बिंग एलिमेंट की तरह काम करते हैं। पेरेंट्स का या टीचर्स का कम्युनिकेशन, उनका आपस में आसपास की चीज़ों का प्रोवाइड होना, उनको जो लाइफ प्रोवाइड करी जा रही है, और साथ में बच्चों का स्वयं में ही डिसऑर्गेनाइज वे में अपने आप को मैनेज करना। तो यहाँ से ये समस्याएं ज़्यादा क्रिएट होती हैं। हम इसको आज डिस्कस नहीं करेंगे कि एंजाइटी, फियर या पैनिक अटैक्स में जब बच्चा एग्जामिनेशन के टाइम पर है उसको क्या क्या लक्षण होते हैं। वो लगभग सेम लक्षण हैं जिसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जो एंजाइटी या पैनिक अटैक्स के होते हैं। पैल्पिटेशंस हाई हो जाती है और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिसमें बच्चा अपने आप को अनईजी फील करता है। तो अब हम सीधे इसमें आते हैं कि कैसे हम इसको डील करें और कैसे ये डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है और छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बच्चे इसको इसमें घिरते चले जा रहे हैं। इसमें एक और फैक्टर ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा वर्क ये करता है कि अगर किसी बच्चे के सिबलिंग ऑलरेडी कुछ अच्छा स्कोर कर लेते हैं, या मेरे पास एक स्टोरी इससे जुड़ती है कि बच्चे ने कहा कि उसके जो कजिन्स हैं या उसके घर में जो लोग हैं उन्होंने इतना परसेंट स्कोर किया था तो मुझे इतना तो करना ही है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, शर्त लगाना, एक चीज़ों को चैलेंजिंग वे में ले लेना लाइफ में, तो यहाँ से भी कई बार जो एंजाइटी है या जो फियरफुल कंडीशन है, पैनिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है। अब हम इसको कैसे डील करें अगर कि हमारी जो एग्ज़ाम्स की एक एंजाइटी है, फियर है, वो ना क्रिएट हो। तो वहाँ पर हमें सबसे पहले 2 चीज़ें करनी होंगी। एक वो जो हमें पहले ना हो, जैसे हम सब आजकल डील कर रहे हैं कि कोरोना, तो एक वो कि जब कोरोना हो जाए तब क्या करें, और या उसके सिम्टम्स, लक्षण आपको दिख रहे हैं तब क्या करें, एक तब जब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तब क्या करें। तो हर एक चीज़ में आपको थायराइड ना हो उसके लिए क्या करें, और जब हो गया हो तब क्या करें। आपको शुगर ना हो उसके लिए क्या करें, और जब हो गई हो तब क्या करें। तो हर एक चीज़ में जब आपको पैनिक अटैक्स या ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन जब एग्जाम्स हो रहे हो या होने वाले हैं, बिल्कुल आप उसके लास्ट स्टेप पर हैं, तो वहाँ क्या करें, और उससे पहले 3 महीने पहले, 6 महीने पहले अपनी लाइफ को कैसे स्ट्रक्चर्ड करें कि आपको उस जगह पर जाकर पेन नहीं हो जब आपके एग्जाम्स होने हैं, या जब आप उस दरवाजे के अंदर जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, जहाँ से आपको एग्जामिनेशंस को फेस करना है। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे कि क्या चीज़ें जो बिफोर एग्जाम्स हैं, उसमें सबसे पहले आता है कि अगर आप बहुत सारे ऐसे गूगल प्लेटफॉर्म्स में देखेंगे या किसी भी एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेंगे, तो वो हमेशा आपको एक एडवाइस देंगे कि स्टे पॉजिटिव। तो कैसे पॉजिटिव, वो स्टे पॉजिटिव क्या है, वो पॉजिटिविटी क्या है, किस चीज़ के टूवर्ड्स पॉजिटिविटी। तो वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है पॉजिटिविटी टूवर्ड्स सेल्फ, ऑनेस्टी एंड प्रिपरेशन।
आपकी पॉजिटिविटी, आपने कितना प्रिपेयर किया है, आप सेल्फ को कितना जानते हैं, और आप अपनी प्रिपरेशन और आप अपनी तैयारी के लिए कितने ईमानदार हैं। अगर आप बेईमान हैं, अगर आप अपने डिसऑनेस्टी से अपनी प्रिपरेशन को करते हैं, अगर आपको नहीं पता कि आप 90 प्लस स्कोर नहीं कर सकते, आप 80 प्लस वाले हैं, तो आपको अपने जो आपकी पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, वो सबसे पहले सेल्फ के प्रति, आपकी प्रिपरेशन और जो तैयारी है उसके लिए, और साथ में जो आपने उसके साथ क्या ईमानदारी बरती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बेईमानी कर रहे हैं, अपने आप से कह रहे हैं कि हम 90+% लाएंगे जबकि आप 80+ के बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कहते हैं कि मैं 10 घंटे का सोचते हैं और आप 2 घंटे भी क्वालिटेटिव नहीं स्टडी करते। तो जो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी ये नहीं कि सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा तो तभी होगा जब आप तैयारी करेंगे, अच्छा तभी होगा जब आप ऑनेस्टी के साथ तैयारी करेंगे और खुद के प्रति ऑनेस्टी रखेंगे। अच्छा सिर्फ पॉजिटिव सोचना या पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, किसके साथ स्टे पॉजिटिव? सेल्फ के साथ। तो जब आपका सेल्फ पॉजिटिव होगा तो वहां से आपको धीरे धीरे आपकी जो प्रिपरेशन है, दैट इज अ प्राइमरी की जो आपको मदद करती है। प्रिपरेशन के बिना कोई भी ऐसी चाबी नहीं है जो आपको मदद कर पाएगी। प्रिपरेशन कैसे, वो भी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करें। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ अच्छा सोचकर, अच्छी बातें करके, पॉजिटिव और अच्छी स्टोरीज सुनकर आप अपने एग्जामिनेशन को डील कर पाएंगे या एग्जामिनेशन फियर और एंजाइटी से बच पाएंगे, तो ये बिल्कुल अब एक ऐसी चीज होगी, कल्पना करना, जो कि ठीक नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है। साथ में आपको जो कंपैरिजन है, जो तुलना है, वो कोशिश करें अपने भाई बहन, दूसरे बच्चों के साथ, अदर स्टूडेंट्स के साथ, उसको ना रखें। अब यहाँ पर एक और कॉन्ट्रडिक्टरी व्यू है, दैट इज अगर कंपटीशन नहीं होगा तो बच्चा फिर आगे कैसे ग्रो करेगा। यस, हेल्दी कंपटीशन इज डिफरेंट थिंग, बट एक कंपैरिजन कि मुझे उससे आगे निकलना है, ये एक अलग गलत धारणा है। तो कंपटीशन होना चाहिए कि किसके अच्छे मार्क्स आए, लेकिन वो किसी को आगे टारगेट बना के नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट आप खुद होने चाहिए कि मैं लास्ट में 80 लाई थी, अब मैं कोशिश करूंगी कि इस बार मैं 82% लेकर आऊं या 85% लाऊं या 89% लाऊं। तो आपका टारगेट कोई और नहीं, आपका कंपटीशन अपने ही प्रीवियस स्कोर से होना चाहिए। ये एक अच्छा हेल्दी कॉम्पिटिटिव और कंपटीशन होगा कि आपका कंपटीशन खुद के साथ है, किसी और के साथ नहीं। क्योंकि अगर आप खुद से ही हारेंगे तो एक समय आप संभल जाएंगे। जब आप दूसरों से हारते हैं और हारने के बाद आपको फेस ऑफ होना होता है या आप अपने आप को फेस ऑफ नहीं करना चाहते, तो वहां से फिर आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स भी या बिहेवियर एबनॉर्मलिटीज भी क्रिएट हो जाती हैं। आप शाय हो जाते हैं, हेजिटेशन आ जाता है। तो वो सब चीजें ना हो तो कंपटीशन होना अच्छी बात है, बट कंपटीशन आपका खुद से होना चाहिए। अगर पहले जितने परसेंटेज आए हैं इस बार आप उससे ज्यादा लाएं। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे कि आपका जो वर्क है, आपकी जो प्रिपरेशन है, वो आपकी स्मार्ट होनी चाहिए, न कि हार्ड। यानी कि आपने 10 घंटे पढ़े लेकिन आप उस 10 घंटे में स्मार्ट स्टडी नहीं हुई। अब आप बात आती है कि स्मार्ट स्टडी होती क्या है। स्मार्ट स्टडी वो होती है जिसमें आपका ऑडियो, आपका विजुअल, आपका मोटर तीनों इन्वॉल्व होते हैं। ऑडियो मीन्स कि आपने बोल बोल के पढ़ा, विजुअल मीन्स आपने देखा, उसी को बोला और उसी को सुना, एंड मोटर इज जो देखा, जो बोला, उसको शॉर्ट नोट फ्लो चार्ट के थ्रू बनाया। तो दैट इज अ स्मार्टर स्टडी। ईमानदारी से अगर जितने भी लोग इस एपिसोड को देखें या जिनके बच्चों को भी दिखाएं, उनसे ज़रूर पूछें कि क्या वो स्मार्ट स्टडी का पार्ट है या उनकी लाइफस्टाइल में स्मार्ट स्टडी पार्ट है। आइदर विजुअल चल रहा होता है तो ऑडियो नहीं, ऑडियो मोटर चल रहा होता है तो ऑडियो नहीं होता। और अब विजुअल और मोटर में से भी देखा गया है कि विजुअल है अवेलेबल लेकिन मोटर अवेलेबल नहीं है। इसके रीज़न ये होता है कि आपकी जो एक इस्टेब्लिश्ड मेमोरी है, जहाँ पर जाके चीज़ों का जो आपने धारण किया है, याद किया हुआ चीज़ें, वो याद किया हुआ मटेरियल कहाँ पे जाके रिटेन होगा। जब वो रिटेन ही नहीं होगा तो आपको रिकॉल कैसे होगा। इसीलिए आप अपने एग्जामिनेशन में 2 हेडिंग तो याद रहती है, उसके बाद तीसरी हेडिंग भूल जाते हैं, या आपकी कंटिन्यूटी, एक फ्लो अपने एग्जामिनेशन में नहीं बन पाती। इसलिए भी कई बार आप अपने स्कोर्स उतने अच्छे नहीं अचीव कर पाते जितने आप सोचते हैं या
आपको लगता है। तो ये एक छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम से पहले की प्रिपरेशन है। तो इसके साथ साथ आपका मेडिटेशन कम से कम 15 मिनट हर स्टूडेंट को आंख बंद करके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, थोड़ा सा कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस को 15 मिनट देने ज़रूरी हैं। आप अपना अकेले बैठिए, बैठने के बाद थोड़ा सा विजुलाइजेशन, कुछ भी एक अच्छी जगह कुछ विजुलाइजेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, 15 मिनट्स कुछ भी नहीं होते। आप दिन के बहुत सारे घंटे ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं बातें करने में, या ऐसे कुछ नॉन प्रोडक्टिव वर्क में बैठे रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं। तो इट्स बेटर कि आप 15 मिनट्स अपने मेडिटेशन पार्ट को जरूर दें। साथ में रिवीजन, आपने कितना रिवीजन किया है, आपने टॉपिक को कितनी बार रिवाइज किया है। और ध्यान रखें, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। आपने अपना कोर्स कितनी बार कंप्लीट कर लिया है डजंट मैटर। आपने उसे चैप्टर्स को, हर एक चैप्टर्स को बार बार किया है कि नहीं किया है। आपने अगर 3 महीने पहले उसे 10 बार भी किया था, बट आप ये मत भूलिए कि अभी भी उसको 10 बार 3 महीने पहले नहीं, लेकिन उसे कंटिन्यूअस रोज थोड़ा थोड़ा सा पार्ट आपको प्रैक्टिस में देना ही पड़ेगा। तो जो आपका रिवीजन और प्लस आपकी जो प्रैक्टिस है, कोशिश करें कि वो आपके जो शॉर्ट नोट आप पहली बार जब चैप्टर को पढ़ते हैं तभी जो शॉर्ट नोट बनाए हैं, तो रिवीजन के टाइम पे उतना लेंथी मत जाइए, लेकिन आप अपने प्रैक्टिस और अपने रिवीजन को शॉर्ट नोट्स के थ्रू कर सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों का खाना, बच्चों की बैलेंस डाइट, बच्चों का वाटर इनटेक कंप्लीटली पुअर है। जो डाटा मेरे पास आते हैं, जो कहानियां मेरे पास हैं, उसमें अक्सर अगर बच्चा थोड़ा सा छोटा है तो पेरेंट्स वहाँ पे एफर्ट्स डालते हैं। अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वहाँ पर पेरेंट्स के उतने एफर्ट्स वर्क नहीं कर पाते। तो अगर बच्चा 10 साल 12 साल से ऊपर का हो गया है तो ये उसकी जिम्मेदारी का पार्ट है कि वो क्या खा रहा है और कितना खा रहा है, ये उसे जरूर इवेलुएट करना होगा। अगर आज के बच्चों को ये पता है कि गूगल और यूट्यूब में सर्च क्या करना है, उनके इंटरेस्ट का पार्ट, तो उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि उनके शरीर में जो खाना और पानी है वो भी उन्हीं का उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको भी प्लीज सर्च करें कि उनकी एज में एज अ स्टूडेंट कितना पानी और क्या खाना उनके लिए अच्छा होगा। तो आई थिंक कि गूगल वो भी जरूर बता देगा कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा है। तो आप कोशिश करें कि हेल्दी और बैलेंस डाइट और वाटर कम से कम हर एक बच्चे को, अगर वो 10 साल से ऊपर का है तो उसे अप्रॉक्सीमेट 3 लीटर वाटर कंज्यूम करने की हैबिट बना लेनी चाहिए। 2.5 से 3 लीटर वाटर अगर एक बच्चा पीता है तो वो अच्छा माना जाता है। उसके बाद आप 14 और 15 के बाद इसका इंटेक 4 लीटर तक ले जाएं और इसे मेंटेन रखें हमेशा। उसके साथ साथ फिजिकल फिटनेस, थोड़ी थोड़ी देर में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब आपने अपनी स्केड्यूलिंग को कंप्लीटली एक स्ट्रक्चर्ड वे में कर दिया है, वहाँ पर आप अब थोड़ी थोड़ी देर में जो ब्रेक्स लेते हैं उसमें उठ के अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना, फिजिकल फिटनेस पर खास ध्यान देना, थोड़ा सा स्टेयर्स से ऊपर नीचे कर लेना, इस तरीके की आप चीज़ें करते रहें और फिजिकल फिटनेस का भी बराबर ही ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ चूंकि फिजिकल फिटनेस और आपकी मेंटल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, तो इसी में आपका जो बॉडी है वो कोशिश करिए कि आप अपने बॉडी और ब्रेन को को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमेशा इंगेज रखें। हो सके तो सिर्फ एग्ज़ाम टाइम पर, जिस डेट से एग्ज़ाम शुरू होने हैं उससे हार्डली 4 डेज 5 डेज पहले आप छोड़ सकते हैं और उसके बाद एग्जाम्स के ओवर होने पे फिर कंटिन्यू करें। गैप हो तो बीच में भी करें, लेकिन आप एग्जाम्स की डेट डिसाइड होने के 15 दिन 20 दिन पहले कभी भी अपनी को करिकुलर एक्टिविटी, फिजिकल फिटनेस, इनको बिल्कुल भी ना रोकें। और पेरेंट्स भी उसमें सपोर्ट ना करें कि बच्चे ने अपना म्यूजिक छोड़ दिया, बच्चे ने अपना स्पोर्ट्स छोड़ दिया। आप जल्दी उठें, जल्दी सोएं, अपने डे में जो वेस्टेज है उसको मैनेज करें, ना ही अपने को करिकुलर एक्टिविटीज को रीशफल करें किसी और पार्ट में। तो इस तरीके से अगर आप अपने को करिकुलर एक्टिविटीज, अपनी हॉबीज को जीवित रखते हैं, एक्टिव रखते हैं, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि आपके अंदर एक बॉडी में एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी पॉजिटिविटी हमेशा मेंटेन रहेगी। इसके साथ ही आप कोशिश करें कि वीकली हल्की फुल्की आउटिंग्स, वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग नहीं होनी चाहिए।
हल्की फुल्की सी 30 मिनट 1 आवर, हार्डली कभी कभार आप 1-2 घंटे की भी आउटिंग्स कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम्स आए उसको थोड़ा थोड़ा सा कम कर दें। लेकिन वीकली कम से कम आधा 1 घंटे की आउटिंग रिक्वायर्ड है। लेकिन ये डिजाइनिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। इसमें आप अपने पेरेंट्स को नहीं इन्वॉल्व कर सकते कि आपका पेरेंट्स आपको घुमाने ले ही जाए। अगर आपके पेरेंट्स में आपके फादर कहीं दूर रहते हैं, आपकी मदर के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, तो आप यहाँ पर इस तरीके की डिजाइनिंग करें कि आपकी थोड़ी बहुत आउटिंग हो जाए और उसमें आपका ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं हो। ध्यान रखें कि पेरेंट्स इज ओनली द सर्विस प्रोवाइडर। पेरेंट्स आपको अच्छा माहौल, ट्यूशन, आपके फीस, आप जो वो एक सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो पेरेंट्स उसमें बिजी हैं। अगर मदर है तो मदर आपको उस चीजों को मैनेज करने में बिजी है, और अगर फादर है तो फादर उन चीजों को जनरेट करने में बिजी है। तो बच्चे अपने पेरेंट्स के लेवल पे बहुत ज्यादा हाईली एक्सपेक्टेशन ना रखें कि वो उनको बहुत कुछ दे सकते हैं। वो आपको आपकी फीसेस, आपके एग्जाम्स, आपकी बुक्स, आपके लिए माहौल, ट्यूशन, ये सारी चीजें अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट आप है, पेरेंट नहीं। और स्टूडेंट का जीवन हमेशा एक कठिन जीवन होता है, वो कभी भी लग्जरियस जीवन, आराम का जीवन नहीं होता। अगर आप आराम के की ओर भाग रहे हैं तो फिर ये अगेन बेईमानी है आपके अपने एग्जाम्स के प्रति, आपकी अपनी अप्रोच टूवर्ड्स द लाइफ जो आप अचीव करना चाहते हैं उसके साथ ये बेईमानी है कि आप पेरेंट्स से कुछ ऐसी लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं जो लग्जरियस है या वो नहीं दे पा रहा है तो आप उसे डिमांड कर रहे हैं। अगर आपकी बेसिक नीड्स, बेसिक सर्विसेज पेरेंट्स के लेवल पे प्रोवाइड हो रही हैं, दैट इज इनफ। आपको उसी में ही संतोष करना आना चाहिए और आप कंप्लेंट्स या कंपैरिजन नहीं कर सकते कि फला बच्चे के पास बहुत बड़ा मोबाइल है, उसने तो आईफोन खरीद लिया और आप मुझे नहीं दिला रहे। अगर आप ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट या डिमांड करते हैं तो ये इनजस्टिस है उस पेरेंट्स के साथ नहीं, आपका खुद अपनी लाइफ के साथ और आपका खुद अपनी स्टूडेंट लाइफ के साथ, क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं। तो अगर आप इसमें हैं तो उसे फील कीजिए, उसमें इन्वॉल्व होइए, उसमें पूरा जिए, उसको महसूस करें कि ये एक तपस्या है, इसी के बाद एक सुंदर अच्छा जीवन आपको मिलेगा। तो अगर आप इस तरीके से चीज़ों को करते हैं कि आप अपने पूरे सारे टाइम को बैलेंस करते हैं, इसके साथ साथ आप अपनी नींद कम से कम हर बच्चे की 6 से 7 घंटे की उसे ले लेनी चाहिए और वो कोशिश करें उसके बाद अपने बिस्तर पर ना बैठें। और बच्चे कोशिश करें कि बिस्तर पर तभी आए जब उनको सोना हो, अदरवाइज खाना पढ़ना दोनों ही चीजें बिस्तरों से बिल्कुल अवॉइड कर दें और कमरों के अंदर बिस्तर पे बैठ के खाना खाना या उसमें बैठ के पढ़ना, इसको बिल्कुल अवॉइड कर दिया जाए। इसे वहीं पर इसको कंसीडर किया जा सकता है जहां पर आपके पास जगह नहीं है या आपके पास कोई भी संसाधनों का अभाव है, वहां पर भी आप कोशिश करें आप जमीन पर बैठें और एक छोटा सा पटरा लकड़ी का बना लें और जिसमें अपनी बुक्स को रखकर बैठकर पढ़ें। अगर हम अपना भी समय याद करते हैं तो शायद मुझे लगता है कि मैंने भी जो पढ़ाई करी थी तो वह ऐसे ही पढ़ी थी। बिस्तर को लगभग अवॉइड ही किया जाता था। हमारे समय में लोग सीढ़ियों में बैठ के पढ़ लेते थे, बरामदों में बैठ के पढ़ लेते थे, लेकिन बिस्तर के जगह से हट जाते थे क्योंकि वो सोने की जगह है, तो सोने की जगह पे शिक्षा वैसे भी नहीं आ सकती। तो आप कोशिश करें अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट दें, एक्टिव बनाएं और जमीन में बैठना या टेबल और चेयर पर बैठकर ही काम करने की आदत बनाएं। कोशिश करें आपकी जो बैकबोन है उस पर काम करें। आजकल बच्चों की जो पूरी कंप्लीट बैकबोन है वो वेट बढ़ने की वजह से उनकी वीक होती चली जा रही है। ये भी आपकी फिजिकल अनफिटनेस का ही एक साइन है। अगर आप फिजिकली अनफिट हैं तो अगेन इट इज इनजस्टिस आपके अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ। तो आपको जस्टिस करना पड़ेगा अपने साथ, अपने लिए, अपनी चीजों के लिए जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। इसके साथ साथ आप एग्जामिनेशन के पहले आप इन्वॉल्व हो जाइए घर के कामों में। बच्चों को हम देख रहे हैं, या लड़के हों या लड़कियां, वो कोई भी
डेली के टास्क या वीकली उनकी लाइफ में घर के कामों का कोई टास्क नहीं है। ऐसा लगता है कि घर में वो सिर्फ टाइम बिताने के लिए रह रहे हैं, घर उनकी लाइफ का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ पार्ट है उनका, उनके पेरेंट्स का, लेकिन उनका पार्ट बिल्कुल भी नहीं है कि वो घर का एक कोई भी कोना वीकली साफ कर दिया करें, कभी पंखे साफ कर दें, क्योंकि हो सकता है उनकी मदर उतनी ऊंचाई तक ना चढ़ पाती हो। आप बच्चे हैं, आप सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप डेली क्या अपनी बुक शेल्फ, क्या अपनी कपड़ों की रैक, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप घर में ही जहां रह रहे हैं, जहां पढ़ रहे हैं, जहां आप खा रहे हैं, अगर आप उसके प्रति भी ईमानदार नहीं है और उसमें आपका योगदान नहीं है, तो फिर ये भी एक प्रश्न है सोचने का कि आप फिर जिसके साथ हैं, किताबों के साथ हैं, वहां पर भी कहीं ऐसा तो नहीं कि आप टाइम पास कर रहे हैं और आप एक समय के बाद सिर्फ उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपको हासिल नहीं हो रहा है। तो इसीलिए तो कहीं एंजाइटी या फियर या एक चिंता, स्ट्रेस इसलिए तो बनी हुई नहीं है। तो ये भी चेक करना पेरेंट्स का और बच्चों का, दोनों का ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने टाइम टेबल को, चीज़ों को अलॉट करें। हम जब एक टाइम टेबल बनाएं तो टाइम टेबल अक्सर देखा गया है कि मंडे ट्यूसडे से लेकर के सैटरडे संडे तक का टाइम टेबल बच्चे बना लेते हैं। उसमें मैं इतने बजे पढ़ाई करूंगा, इतने बजे खेलूंगा, इतने, यह तो ऐसा होता है। या फिर 8 से 9 बजे तक मैं पढ़ाई करूंगा, ये होता है। या मैं इंग्लिश पढ़ूंगा या मैथ पढ़ूंगा, इस तरीके का टाइम टेबल होता है। यहाँ मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी कि आप अगर टाइम टेबल ड्रॉ करते हैं, उस टाइम टेबल में सारी चीज़ें आप ड्रॉ करें, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पर आपको रिकमेंड करी है। कि आप ये भी डाल दें कि आप वीकली संडे के दिन कौन से एरिया क्लीन करेंगे, आप डेली कौन सा एरिया हाउस होल्ड टास्क क्या करेंगे। उसके साथ साथ अगर सपोज मंडे है और मंडे में आपने अपने स्टडी आवर्स को 8 PM to 9 PM रखा है और वहाँ पर आप इंग्लिश सब्जेक्ट को रखना चाहते हैं, तो आप उसके आगे चैप्टर भी जरूर डालें। चैप्टर में ऑब्लिक करके आप क्या करेंगे, अगर लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे तो आप वो लॉन्ग क्वेश्चंस भी जरूर डालें। उसके साथ ऑब्लिक करके आप उसे लिख कर पढ़ेंगे या बोल कर पढ़ेंगे, आप वहां पर वो भी मेंशन कर दें, ओरल या रिटन। तो वहां पर वो आपको क्लियर हो जाएगा कि 7 डेज में मुझे ये चैप्टर्स इस सब्जेक्ट के इतने बजे इस तरीके से पढ़ने हैं। तो आपका जो टाइम टेबल है, वो टाइम टेबल का जो डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन बहुत कुछ कहता है और उसमें आप कैसे बंधें, कितना एंगेज हो जाए और कंप्लीटली वो टाइम टेबल आपको सब कुछ बता दे कि अब इंग्लिश पढ़नी है तो ये नहीं सोचना हो कि 8 बज गया है मुझे क्या पढ़ना है। ऑलरेडी एवरी संडे आपका 7 डेज का टाइम टेबल फिक्स हो जाएगा, तो आपको वो बहुत सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से आप अपने जब नोट्स बनाएं तो कोशिश करें कि आपके नोट्स में एक शॉर्ट नोट्स जब आप पढ़ रहे हैं वो बने, वहाँ डिफरेंट कलर्स के हाइलाइटर्स और आप अंडरलाइनिंग वे में आप ज़रूर काम करें। फ्लो चार्ट अगर हो जाता है और एसोसिएट मेमोरी का सहारा लें, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक या एक हेडिंग से दूसरी हेडिंग को कोरिलेट करना, यानी कि स्टोरी बनाकर एसोसिएट मेमोरी की तरह आप अपनी पार्ट को रखेंगे, तो डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन का फियर नहीं होगा। क्योंकि 3 महीने पहले इतनी अच्छी तैयारी और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, अब हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन क्या करें। ड्यूरिंग द एग्जाम इतना कुछ कर चुके हैं, तो ड्यूरिंग जब एग्जाम आ गए, जब आप उस दरवाजे में अंदर जा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। सिर्फ आपको करना है कि आप फोकस रहें, आप जल्दी उठ जाएं, जिससे कि दिन की शुरुआत, अगर आपका एग्जाम है तो कोशिश करें कि आप टाइम से जल्दी उठें, थोड़ा सा जल्दी उठें, फोकस रहें। फोकस किस में रहे? करंट में। अभी मेरा 9 बजे से 10 बजे से एग्जाम है, इसमें नहीं कि क्या होगा अगर ये क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा। फ्यूचर ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको सीधे कह देना है स्टॉप, अभी मेरे पास टाइम नहीं है इसके बारे में सोचने का कि ये क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, ये चैप्टर तो मेरा पूरा नहीं है। जितने भी थॉट आपके जो रेंज होने की जो एक हैबिट है, उस हैबिट को आपको होल्ड करना पड़ेगा कि ये मैं एग्जाम्स के बाद
सोचूंगी इसको मैं बाद में सोच सकती हूँ, अभी नहीं, अभी तो मुझे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है, ब्रेकफास्ट करना है, अपना जो मेरी पेन है और पेंसिल है, स्केल्स हैं, मुझे अपनी जो स्टेशनरी का पार्ट है या वो सारी चीज़ों का अरेंज करना है और मुझे अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयार होकर इन टाइम एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना है। तो जब आप ये कह देंगे कि अभी नहीं सोच सकती, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दूंगी। आप सोचिए कि आपके पास अगर कोई मॉर्निंग के समय कोई कॉल कर ले तो क्या आप उससे बात करेंगी? आप कहेंगे कि नहीं नहीं बाद में बात करना, अभी तो मेरा एग्जाम है। अगर आपके घर में कोई आ गया और आपसे कह रहा है कि शाम को बर्थडे पार्टी में चलोगी, तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो आप कहेंगे नहीं 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 अभी मेरे से बात मत करो, मुझे तो अभी एग्जाम्स देने जाना है। तो फिर जब ऐसे थॉट आ जाते हैं तो आप उसे डील क्यों कर रहे हैं? ये एक क्वेश्चन है। तो आप इसकी जो तैयारी है वो पहले से करिए कि ऐसे कोई भी थॉट जो फ्यूचर ओरिएंटेड है, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस में आप उलझे ही नहीं और आप कहते हैं इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी, अभी मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस तरीके की लेट बी एंड लेट गो करना सीख जाएंगे तो वहां पर भी ये प्रैक्टिसेस आपको करनी पड़ेंगी। और ड्यूरिंग द डे, जिस दिन एग्जाम है उस दिन तो आपको बिल्कुल इसे स्ट्रिक्टली कह देना चाहिए, ठीक उसी तरह जिसने आपकी डोरबेल बजाई है और जिसने आपकी फोन की घंटी बजाई है। या तो आप उसे रिसीव ही नहीं करते और रिसीव कर लिया तो आप कहते हैं कि आई विल कॉल यू लेटर और अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, जा रही हूँ या जा रहा हूँ। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चंस का जवाब ढूंढना या सारे क्वेश्चंस का जवाब देना जरूरी नहीं होता। दूसरी चीज कि आपको जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जो आपने तैयारी की है, आप सिर्फ उन्हीं को रिकॉल करें और लास्ट मिनट पर कोई भी ऐसी प्रिपरेशन जल्दीबाजी में कुछ पढ़ना, इस पार्ट को थोड़ा सा अवॉइड करें। एज्यूम्शन, इमेजिनेशन को अवॉइड करें। एज्यूम्शन लाइक कि अगर मुझे नहीं आया तो, अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया और मैं नहीं लिख पाई तो, अगर इसी चैप्टर से 4 क्वेश्चन आ गए तो आप जो ये इमेजिन कर रही हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो ये जो इमेजिन करना है ये आपको घेर रहा है एंजाइटी और फियर में, जबकि ऐसा हो जाएगा। इट इज अगेन फ्यूचर ओरिएंटेड क्वेश्चन। आपको नहीं पता होगा या नहीं होगा तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को डील नहीं करना है। साथ में आपको कौन क्या कहे, अगर मेरे कम परसेंटेज आया, अगर मेरा ये एग्जाम खराब हो गया तो वो क्या कहेगा, मम्मी क्या कहेंगी, भाई क्या कहेगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, ये सारे पार्ट में आपको सोचना नहीं है। आपको जो विजुलाइज करना है वो पॉजिटिव विजुलाइज करना है। आप अगर फियर में हैं, ये ध्यान रखिए, इफ यू आर अंडर फियर तो आप सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप नेगेटिव विजुलाइजेशन कर रहे हैं। नेगेटिव विजुलाइजेशन हमेशा आपको स्ट्रेस और एंजाइटी में घेर लेता है। तो आपका विजुलाइजेशन पॉजिटिव हो कि मैं टाइम से, अगर आप रात में सोच रहे हैं, सोने बैठे हैं, मैं टाइम से सुबह उठ जाऊंगी, फिर मैं ये तैयार हो जाऊंगी, मैं 7:45 बजे चली जाऊंगा या जाऊंगी, और धीरे धीरे करके आप पूरा विजुलाइजेशन ये कर लें, इस चैप्टर ये मेरा तैयार है, ये तैयार है, ये चैप्टर तैयार है, ये चैप्टर तैयार है। तो आप जो भी कुछ विजुलाइज करें वो सब कुछ पॉजिटिवली विजुलाइज करें, नेगेटिवली नहीं। और एंड में कहने के लिए बच्चों के साथ बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगी कि एक अनहेल्दी सा एक बिलीफ सिस्टम है कि अगर हम बच्चों के साथ कंटिन्यूस अपनी कुछ सैड स्टोरीज, स्ट्रगल स्टोरीज या कोई ऐसी दूसरों की मोटिवेशनल स्टोरीज को डिस्कस करते रहेंगे तो शायद बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे। जबकि यहाँ पर जस्ट रिवर्स है। अगर पेरेंट्स को कोई भी स्टोरी उनके साथ बांटनी है तो वो स्टोरी उसी बच्चे के साथ बांटिए कि देखो तुमने एक ड्राइंग का कंपटीशन दिया था, तब तो तुम्हारी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बट यू गॉट अ फर्स्ट प्राइज। आपका जब ये पार्ट था तब उसको उसी की स्टोरी में ही हीरो बनाइए और उसकी कैपेबिलिटीज और उसकी इफिशिएंसी पर, एबिलिटीज पर बिलीव कीजिए और बिलीव कीजिए कि आपके पास जो भी है वो सबसे अच्छी चीज़ है, जो वो सबसे सुंदर चीज़
चीज़ है। तो अगर आपका बिलीव इस पर होगा तो आप कभी भी दूसरों की स्टोरी या अपने जीवन की स्ट्रगलिंग स्टोरीज बच्चों के साथ कभी उन्हें डिमोरलाइज करने के लिए या उनको ये बताने के लिए कि तुम ये नहीं हो, और इसीलिए हम आपके सामने ये स्टोरीज की चर्चा कर रहे हैं कि उसका एडमिशन आईआईटी में हो गया, उसने नीट क्वालिफाई कर लिया, उनके बच्चे को तो इतने का पैकेज मिला है, उनका बच्चा तो एक ही बार में एग्जाम्स क्रैक कर चुका है। इस तरीके की जो भी स्टोरीज आप दूसरों की अपने बच्चों के जीवन में डिस्कस कर रहे हैं, ये एक प्रकार से ये ऐसा माना जा सकता है कि आप शायद उन्हें अपनी ही नज़रों में उस जगह पर नहीं रख रहे हैं जहां आपका बच्चा होना चाहिए। क्योंकि आप मत भूलें कि आपका वही है जिसको आप नीचे रख रहे हैं, वो व्यक्ति जो कहीं भी पहुंच जाए वो आपका अपना बच्चा नहीं होगा। तो आप अपने बच्चे को हीरो मान के चले, अपने बच्चे को जीवन में सबसे सुंदर मान के चले, तो शायद हर बच्चा खुश रहेगा कि उसके पेरेंट्स उस पर बिलीव करते हैं। और एक और अनहेल्दी थॉट को यहाँ ज़रूर डिस्कस करूँगी, बच्चों से बचपन से ही ये पूछना बंद कर दें कि तुम क्या बनना चाहते हो या तुम्हें क्या बनना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा कह दे पायलट बनना है और उसके बाद उसे आगे चल के पता चले कि उसके अंदर पायलट बनने की वो कैपेबिलिटीज नहीं है, तो वहां जाके वो ऑलरेडी